हेलो दोस्तों, मेरे भाई मुझे बचपन से ही बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनके बहुत करीब थी। मैं अम्मी अब्बू से भी ज्यादा उनसे लगाव रखती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और हमारी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। इस वक्त मैंने नई जवानी में कदम रखा था और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के रिश्तों के बारे में नई नई बातें सुन रही थी। भाई से मेरी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं इनसे हर बात शेयर कर लेती थी और इनसे बातों करके मुझे बहुत सुकून मिलता था। एक रात की बात है कि अम्मी और अब्बू घर पर नहीं थे। भाई के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, कोमिल जरा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मैंने जल्दी से चाय बनाई और भाई के कमरे में ले गई। भाई ने चाय साइड टेबल पर रखवा दी। मैं उनके पास ही लेट गई कि भाई का सर दबा दो। भाई अपना फोन देख रहे थे। भाई मुझे वीडियो दिखाने लगे। इस वीडियो को देखकर मुझे बेचैनी होने लगी। चलो दोस्तों, मैं शुरू से बताई हूं कि क्या हुआ। मेरा नाम कोमिल है और मैं 19 साल की हूं। अभी अभी मैंने 12वीं क्लास पास की है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे अब्बू मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने अम्मी और भाई से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूं, तो क्या आप दोनों मेरी मदद करोगे और अब्बू को मनाओगे? अम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अब्बू नहीं मान रहे थे। उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और इश्क या माजरे ज्यादा होते हैं। तब मेरे भाई ने अब्बू को समझाया और मेरी गारंटी दी कि कोमिल ऐसा कुछ नहीं करेगी, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी। तब जाकर अब्बू मान गए और भाई से कहा, आज से कोमिल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कुछ भी गलत किया तो इस घर और खानदान की इज्जत पर दाग लगेगा और कोमिल के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। भाई ने अब्बू से कहा, अब फिक्र मत करे, मैं कोमिल की हर हरकत पर नजर रखूंगा। इस वक्त मुझे पता नहीं था कि भाई के जहन में क्या चल रहा है और वो मेरी इतनी हिम्मत अफतराई क्यों कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात ये थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और भाई की दोस्ती इतनी आगे तक जाएगी। कुछ ही दिनों बाद भाई ने मेरे साथ जाकर मेरा कॉलेज में दाखिला करा दिया। शुरुआत में मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज्यादा मिलती नहीं थी। जो भी कॉलेज में होता वो सब मैं रात को भाई को बता देती। भाई भी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हो गए थे। अब मुझे लगने लगा कि वो मुझे कुछ अजीब नजरों से देखते हैं। भाई गांव में ही रहते थे और नौकरी की वजह से यहीं रुक जाते और हफ्ते बाद गांव जाते। कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई। इसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी। इसने मुझे बताया कि इसकी मंगनी हो चुकी है और एक दिन इसने मुझे अपने मंगेतर से भी मिलवाया। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि उनकी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ तमाम हदें पार कर चुके हैं। इसके बाद मैं अपनी सहेली से वो सब कुछ पूछने की कोशिश करने लगी जो शायद मुझे किस उम्र में पूछना ठीक नहीं था। उम्र ऐसी थी कि मैं इन बातों की वजह से आसानी से गलत रास्ते पर जा सकती थी। और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी इन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरे किसी लड़के से दोस्ती नहीं थी, इसीलिए जब भी मैं ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में भाई की तस्वीर आ जाती। लेकिन भाई का रवैया और उनकी बातें मेरी सोच को मजीद परेशान करते थे। हालांकि मैं अभी तक भाई के दिल की बात नहीं जान पाई थी। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया बहुत सख्त हो जाता था। वो मुझे याद दिला देते कि अब वो कितने सख्त हैं और अगर मैंने कोई गलती की तो मेरे साथ साथ उनका भी बड़ा हाल हो जाएगा। इनकी ये बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी अंधी होती है। जवानी तो ऐसी ही है जैसे सर्दी में आग जल रही हो तो हाथ गर्म कर ही लिए जाते हैं। मैं जैसे ही कॉलेज जाती फिर वही सब बातें सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर आकर अपनी दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगती। इस दिन मेरे भाई जॉब से घर वापस आए तो आकर बैठ गए और पूछने लगे, क्या सोच रही हो कोमिल? मैं अपनी हर बात भाई को बताती थी, फिर वो चाहे जैसी भी बातें क्यों ना हों। भाई भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ, क्या बताना है तुम्हें? तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है? मैंने इनसे कहा, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत किस्म की वीडियोस होती हैं जिनमें हर तरह की वीडियोस मिल जाती हैं। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है। आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियोस देखें
और एंजॉय करें। मैंने ये बात अपना चेहरा भाई के करीब लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कही। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वो मुझे अच्छी तरह से पटाई लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया, और फिर वो मुस्कुरा पड़े और मुझे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, देखो कोमल, ऐसी बातें अब्बू के सामने मत करना, वरना तुम्हारा तो बुरा हाल होगा ही, साथ में मुझे भी घर से निकाल देंगे। बाकी रही वीडियोस देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें तमाम वीडियोस दिखा दूंगा। भाई की आंखों में एक शरारत थी जो उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद भाई अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लगता था और रात को क्या होगा यही सोचने लगी, लेकिन पढ़ाई करना भी जरूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में भाई बहुत ही ज्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे कि सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में है। उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे अब्बू भी समझ जाएंगे कि लड़की पढ़ रही है और तुम्हारी आजादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। उनकी ये बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगती थी, इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और दिल लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, मेरे दिल में भी बानचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से आजाद हुई तो रात को आराम से मैं भाई के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो भाई लड़कियों की मैगजीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने वो मैगजीन छुपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और सर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आज रात तो सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं जाते ही भाई के बिस्तर में घुस गई और भाई के पास चिपक कर बैठ गई और उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वीडियो दिखा दो, नहीं तो फिर अब्बू के आने का टाइम हो जाएगा और फिर बुरा टाइम जाया हो जाएगा। ये कहकर मैंने वीडियो देखना शुरू कर दी। वीडियो देखते ही मुझे अपने अंदर एक अजीब सा तब्दीली महसूस होने लगी, लेकिन मैंने अभी कुछ ही वीडियोस देखी थी कि अचानक अब्बू मेरे कमरे में आ गए। अब्बू ने सख्त आवाज में कहा, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो, चलो अपने कमरे में जाओ। अब्बू बहुत सख्त गुस्से में थे और मैं उनसे काफी डरती थी, इसलिए जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा मैं सब कुछ भूल गई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा कि जैसे ही अब्बू भाई के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे, मैं फिर से भाई के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन इस रात अब्बू को भाई से कोई जरूरी काम था, इसलिए वो काफी देर तक उनके कमरे में ही बैठे रहे। मैं इंतजार करते करते सो गई और पता है नहीं चला कि अब्बू कब भाई के कमरे से निकल गए। अगले दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं बेसब्री से रात का इंतजार करने लगी। मैंने कुछ वीडियोस देख ली थी और उन्हें देखने की ख्वाहिश मुझे बेचैन कर रही थी। जब रात हुई तो मैं भाई के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई, लेकिन भाई ने कहा, भी मैं अपने ऑफिस का काम निपटा लूं, फिर तुम थोड़ी देर बाद आ जाना, मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूंगा। मैं सुबह से ही वीडियो देखने के लिए परेशान थी, इसलिए भाई पर थोड़ा गुस्सा करके वापस अपने कमरे में गई। इसी लम्हे मेरे मोबाइल पर एक नए नंबर से मैसेज आया। उसने एक तस्वीर भेजी थी और उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं तस्वीर को देख ही रही थी कि उस शख्स ने मैसेज करना शुरू कर दिया। वो बहुत रोमानवी अंदाज में बात कर रहा था। मैं पहले से ही बेताब थी, इसलिए मैं भी उसी अंदाज मैं जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि ये बात मैं भाई को बतानी चाहिए। मैं फौरन भाई के कमरे में गई, लेकिन उनका दरवाजा बंद था, इसलिए मैं वापस अपने कमरे में आ गई और इस अनजान लड़के से बात करने लगी और आधे वक्त छत पर जाने लगी। भाई ने मुझे देख लिया और कहा, इस वक्त छत पर क्यों जा रही हो? मैंने बहाना बनाया कि कपड़े ले जा रही थी और फौरन वापस पलट आई। रात के 12 बज रहे थे, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मेरे जहन में शक हुआ कि कहीं भाई ही तो मुझे नए नंबर से मैसेज नहीं कर रहे हैं। खैर, मैं यही सोचते सोचते सो गई और एक ख्वाब देखा। ख्वाब में भाई मेरे साथ थे और काम को करने को कह रहे थे कि तभी अचानक मेरी आंखें खुल गई। सुबह हो चुकी थी और मैंने देखा कि भाई का मूड बहुत अच्छा था। वो मेरे साथ हंसते हुए बातों कर रहे थे। इससे पहले मैं कॉलेज पैदल जाया करती थी, लेकिन इस दिन भाई ने कहा, आज मैं तुम्हें अपनी बाइक पर कॉलेज छोड़ने जाऊंगा। मैं भी उनके साथ चल पड़ी। कॉलेज खत्म होते ही
होते ही जैसे ही मैं गेट से बाहर निकली तो देखा कि भाई पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस दिन मैं बहुत ही उदास थी क्योंकि मेरी सहेली मुझसे नाराज थी। कॉलेज से बाहर निकलते ही जैसे ही मैं बाहर निकली तो देखा कि भाई पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। इस दिन अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे, शायद किसी रिश्तेदार की शादी पर गए हुए थे। घर आकर भाई ने मुझसे पूछा, तुम्हें दोबारा वीडियो देखने को क्यों नहीं कहा? मैंने जवाब दिया, मैंने तो पहले ही देख ली थी। ये सुनकर भाई चौंक गए और मेरी तरफ देखने लगे। उन्होंने पूछा, तुमने कैसे देख ली? तुम्हारे पास तो सिर्फ वॉइस पैकेज होता है। मैंने बताया, मेरा एक नई दोस्त देने इसने भेजी थी। मैं रात को आपको बताने आई थी, लेकिन आप मसरूफ थे। मैंने देखा कि भाई मेरे मोबाइल पर कुछ ढूंढ रहे थे। मैं आज भी उस अनजान लड़के के मैसेज का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था। भाई भी कुछ कहने को हिचकिचा रहे थे। तभी मैंने मोबाइल उठा लिया और खुद ही इस नंबर पर मैसेज करने लगी, लेकिन भाई ने मेरा मोबाइल अपने पास रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और भाई से कहा, अब तो मेरा मोबाइल वापस कर दे। भाई ने कहा, दे दूंगा, लेकिन पहले तुम बर्तन समट कर मेरे कमरे में आ जाओ। मैं खुश हो गई कि शायद गुस्से में आकर आज भाई मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। मैंने जल्दी से बर्तन समटे और कॉलेज का काम भी खत्म किया। रात के 11 बज चुके थे जब मैं भाई के कमरे में गई और उनसे कहा, अब मेरा मोबाइल वापस कर दो, मुझे इस दोस्त से बात करनी है। भाई ने कहा, मैं एक 40 साला खातून हूं। मेरी जिंदगी अपने 2 जवान बेटों और एक अकलौती बेटी के गर्द घूमती है। मेरी बेटी जिसका नाम शाजिया है, मेरी आंखों का तारा है। मैंने उसे बड़े नाज व नाम से पाला है। इसकी हर खुशी के लिए मैंने अपनी जान तक कुर्बान करने की कोशिश की है। शाजिया की शादी को सिर्फ 3 माह हुए थे। जब उसका रिश्ता आया तो मैंने अपने दामाद इरफान को पहली नजर में पसंद कर लिया था। बाकी बातें मेरे शवहर इस्लाम और दीवर नासिर ने देख ली और सब राजी हो गए। खैर, शाजिया की शादी हो गई। शादी के बाद जब वो मैके आती तो उसके चेहरे पर सुकून देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता। इब्तिदाई चंद महीने बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन फिर मैंने देखा कि वक्त के साथ इरफान का रवैया बदलने लगा। शाजिया की आंखों में आंसू नमूदार होने लगे। शुरू में मैंने समझा कि शायद कोई मामूली बात है, मगर वक्त गुजरने के साथ मामला संगीन होता जा रहा था। मैं अपनी बेटी की तकलीफ देखकर खामोश न रह सकी, इसलिए मैंने इरफान को घर बुलाया। दोपहर का वक्त था। इस्लाम बीमार थे और अपने कमरे में सो रहे थे। मेरे बेटे दफ्तर में थे। घर में मुकम्मल सन्नाटा था। जब इरफान आया तो मैंने उसे ड्राइंग रूम में बैठाया, कुछ खाने पीने का सामान रखा और सीधा बात पर आ गई। मैंने कहा, बेटा, तुम्हारा रवैया शाजिया के साथ कुछ अजीब सा हो रहा है, क्या बात है? इरफान ने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं। फिर उसने ऐसी बात कही कि मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। वो बोला, सच तो ये है कि मैंने शाजिया से शादी आपकी वजह से की है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? वो कहने लगा, मुझे आप पसंद थीं, लेकिन जाहिर है आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं। मैंने शाजिया से शादी इसलिए की ताकि आपके करीब रह सकूं। मैं गमसम बैठी रही। इसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे रख गया था। इरफान ने बात आगे बढ़ाई और कहा, मुझे शाजिया में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर आप मुझे न मिलें तो याद रखें, मेरा और शाजिया का ताल्लुक सिर्फ नाम का रह जाएगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, ये गलत है, मैं तुम्हारी सास हूं। मगर वो हंस कर बोला, आप एक औरत भी हैं और मेरा दिल रिश्तों से आजाद है। फैसला आपके हाथ में है। ये कहकर वो उठा और हमारे घर से चला गया। उसके जाने के बाद मैं सोच में डूब गई।
ایک طرف بیٹی کی خوشی اور گھر کا سوال تھا، دوسری طرف یہ عجیب شرط۔ لیکن اس کی باتوں میں جو ضد اور ارادہ تھا، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ میں کافی دیر تک ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی، سوچتی رہی کہ میں یہ کیا سن رہی ہوں۔ وہ داماد جس پر میں نے بھروسہ کیا، جو میری بیٹی کا شوہر ہے، وہ مجھ سے ایسی بات کہہ رہا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ ناقابل معافی ہے، لیکن میرا دماغ شازیہ کی آنکھوں میں بہتے آنسو دکھا رہا تھا۔ عرفان کی دھمکی صاف تھی، اگر میں اس کی بات نہ مانی تو وہ شازیہ سے دور ہو جائے گا اور میرے گھر اور بیٹی کا گھر بکھر جائے گا۔ شام ہو رہی تھی، میں کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی میں برسوں سے ایک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسلام کی بیماری نے گھر کی رونق ختم کر دی تھی۔ میں ایک عورت تھی، میرے بھی جذبات تھے، لیکن میں نے کبھی ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہ سمجھی۔ عرفان کی بات پر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن کہیں اندر ایک خلا بھی جاگ رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر خود کو سمجھایا اور باورچی خانے میں جا کر شازیہ کے لیے کھانا بنانے لگی، لیکن میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، اتنا کہ سالن بناتے ہوئے وہ باہر گر رہا تھا۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ عرفان کا چہرہ بار بار سامنے آ رہا تھا، خاص طور پر اس کی وہ بات کی، میں نے یہ شادی آپ کے لیے کی۔ اگلے 2 دن میں نے اس معاملے پر کسی سے بات نہیں کی۔ یہ ایسی بات تھی کہ اگر کوئی سن لیتا تو نہ صرف میرا بلکہ شازیہ کا گھر بھی اجڑ سکتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس کا فیصلہ مجھے اکیلے کرنا ہے۔ 3 دن بعد شام کے وقت میں نے خود عرفان کو فون کیا۔ میری آواز میں وہ شرم تھی جو ایک ماں کو اپنے بیٹے سے بات کرتے ہوئے محسوس ہوتی ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کہا، میں نے بہت سوچا، شازیہ کی خوشی اور گھر کی خاطر میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، یہ سب صرف ایک بار ہوگا، اس کے بعد تم شازیہ کے ساتھ پہلے جیسا رویہ رکھو گے۔ وہ زور سے ہنس پڑا اور کہنے لگا، اب فکر نہ کریں، جب وجہ بدل جائے گی تو میرا رویہ خود بخود بدل جائے گا۔ میں نے فون بند کیا، لیکن میرا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہو۔ اگلی صبح میں دیر تک بستر پر لیٹی رہی۔ ذہن میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ کیا میں صحیح کر رہی ہوں؟ لیکن جب شازیہ کا معصوم چہرہ اور اس کی نم آنکھیں یاد آتیں تو میں دل سخت کر لیتی۔ دوپہر کو عرفان کا فون آیا۔ اس نے کہا، کل شازیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پکنک پر جا رہی ہے، صبح 11 بجے نکلے گی اور شام کو واپس آئے گی۔ میں گھر پر اکیلا ہوں، آپ آ سکتی ہیں؟ اس کی بات سن کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کی طرف میں کئی دنوں سے بڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل تمہارے گھر آ جاؤں گی۔ جیسے ہی شازیہ نکلے مجھے فون کر دینا۔ اگلا دن جیسے بہت آہستہ گزر رہا تھا۔ صبح سے ہی میں عجیب کیفیت میں تھی، نہ کسی سے زیادہ باتیں کیں، نہ گھر کے معمول کے کام کیے۔ جب شازیہ تیار ہو کر پڑوسیوں کے ساتھ نکل گئی تو میں عرفان کے فون کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا فون آیا۔ وہ بولا، میں انتظار کر رہا ہوں، آپ جلدی آ جائیں۔ میں نہا کر ہلکا سا میک اپ کیا، بال سنوارے اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ دل میں ایک سوال اب بھی موجود تھا کہ کیا یہ سب واقعی مجبوری ہے یا میں دل سے کر رہی ہوں؟ گھر سے نکلتے وقت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ راستہ زیادہ لمبا نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں عرفان کا گھر آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر خوشی اور ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ کہنے لگا، اندر آ جائیں، میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا۔ اندر مکمل خاموشی تھی۔ عرفان نے ڈرائنگ روم کے بجائے سیدھا بیڈ روم کا دروازہ کھولا اور کہا، یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے کچھ لاتا ہوں۔ میرا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے شربت لایا جو میں نے آدھے منٹ میں ختم کر دیا۔ اس وقت مجھے بار بار اپنی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ یہ سب صرف ایک بار ہوگا اور میں یہ شازیہ کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں۔ لیکن عرفان کی آنکھوں میں جو اطمینان اور فتح کا احساس تھا وہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا،
याद रखना, ये सब बस एक बार होगा। वो मुस्कुराकर बोला, मुझे सब याद है। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। ये फैसला जो मैंने शाजिया के लिए किया था अब हकीकत में बदलने जा रहा था। बेडरूम में हल्की रोशनी थी, खिड़की पर पर्दे थे और हवा में एक खुशबू थी। शायद इरफान ने खुसूसन ये माहौल बनाया था। वो मेरे सामने बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा इत्मीनान था। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने फौरन कहा, मैं फिर कह रही हूं, ये बस एक बार होगा। इसके बाद तुम शाजिया के साथ पहले जैसे हो जाओगे। वो मुस्कुराकर बोला, मैंने वादा किया है और वादा वफा करूंगा। आप बस आज की दोपहर को यादगार बना दें। उसकी बात सुनकर मैंने नजरें झुका लीं। मेरे दिल में एक जंग चल रही थी। एक तरफ ज़मीर का बोझ था, दूसरी तरफ शाजिया का मुस्कुराता चेहरा और उसके घर का सुकून। इरफान मेरे करीब आया। इसका लहजा पहले से ज्यादा नर्म और संजीदा था। वो कहने लगा, आप नहीं जानते मैंने कितने दिन ये लम्हा सोच रखा था। शादी के दिन से ये ख्वाहिश थी, बस मौका न मिला। मैंने बात बदलने की कोशिश की और कहा, तुम्हें अंदाजा है कि ये कितना बड़ा कदम है? वो बोला, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये लम्हा हमारे दरमियान हमेशा राज रहे। वो करीब बैठकर माहौल को मजीद नर्म कर रहा था। हल्की सी खुशबू, बंद कमरा और हमारे दरमियान खामोशी, ये सब मिलकर लम्हों को यादगार बना रहे थे। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि अगर ये सब न होता, अगर मैं इरफान को साफ इनकार कर देती, तो शायद शाजिया की जिंदगी मुख्तलिफ होती। लेकिन फिर ख्याल आया कि वो खुश न रह पाती। इरफान ने आहिस्ता से कहा, आपको देखकर लगता नहीं कि आप शाजिया की मां हैं। आप अब भी इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी आपकी तरफ माइल हो सकता है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन फौरन कहा, तुम ज्यादा बातें ना बनाओ, बस अपना वादा याद रखो। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपना वादा याद है और आज का दिन भी याद रहेगा। बातों के साथ वक्त गुजरता गया। मैं खुद को एक ऐसे दायरे में महसूस कर रही थी जहां से वापस जाना मुश्किल था। इरफान ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और मैंने महसूस किया कि मेरी मुजाहमत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। मेरे जहन में बार बार शाजिया का ख्याल आ रहा था। मैं खुद को यही समझा रही थी कि ये सब इसके घर को बचाने के लिए है। इरफान की बातों में वो कशिश थी जो बरसों बाद किसी ने मुझे महसूस कराई थी। हमारे दरमियान की खामोशी अब बातों से ज्यादा गहरी थी। कमरे का माहौल, हल्की खुशबू और बंद दरवाजा, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना रहे थे जहां बाहर की दुनिया का कोई वजूद न था। मैंने दिल ही दिल में आखिरी बार कहा, ये बस एक बार है, इसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं जानती थी कि आज के बाद सब बदल जाएगा। वक्त कैसे गुजरा मुझे अंदाजा न हुआ। बाहर शाम की रोशनी मध्यम हो रही थी। इरफान उठा और कहने लगा, अब थोड़ा आराम कर लें। मेरा दिल पहले से हल्का महसूस हो रहा था, जैसे मैंने एक भारी बोझ उतार दिया हो। वो वापस आया। हमने मुख्तसर बातें की। वो बार बार यही कह रहा था, आप नहीं जानते, आपने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा, अब बस वादे पर कायम रहना, शाजिया का घर खुशियों से भर दो। वो मुस्कुराकर बोला, अब देखेंगे सब बदल जाएगा। शाम हो रही थी। उसने कहा, चलें, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। घर वापस आते हुए हमने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में एक मुख्तलिफ इत्मीनान था। घर आकर मैं सीधा अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सा खला। मैं जानती थी कि यह फैसला आसान न था, लेकिन अगर इससे शाजिया का घर बच गया तो ये